प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th आर्ट इतिहास के टॉपिक भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में पढ़ेंगे। अब वैभवपूर्ण अतीत, प्राचीन काल के अगर भारत की हम बातें करें, हमारा जो अतीत था वो बड़ा ही गौरवशाली था। जैसे प्राचीन काल में हम देखें, आर्थिक दृष्टि से भारत एक समर्थ राष्ट्र था, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि हम देखें रसायन के क्षेत्र में, हम देखें भौतिक के क्षेत्र में, हम देखें विज्ञान के क्षेत्र में, हम देखें खगोल के क्षेत्र में, हमें देखें कि जितनी उन्नति, जितनी प्रगति प्राचीन काल में भारत के अंदर हुई, विश्व के अन्य किसी राष्ट्र के अंदर नहीं। अब किसी कारणवश हम देखें कि हमारा जो अतीत था जो बड़ा ही गौरवशाली था, लेकिन विदेशी आक्रमण होने के कारण हमारा जो वैभवशाली जो अतीत था, गौरव था, धीरे धीरे हम देखें वो नष्ट होने लगा। मध्यकाल तक आते आते हम देखें भारत के ऊपर इतने विदेशी आक्रमण हुए। जो देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, इन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, यहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, यहाँ की सांस्कृतिक जो पहचान थी, संस्कृति थी, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया। हमारा जो ज्ञान था वो हमसे छीना गया। अब हम देखें कि अतीत क्या होता है या इतिहास है क्या होता है। अब हम देखें कि मानव जीवन का हर पक्ष, जैसे सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, धर्म है, दर्शन है, कला है, इन सभी का ज्ञान ही क्या है, इतिहास है। अब हम देखें प्राचीन काल की हम बात करें, धर्म की बात हम करें, सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें, हमारी कला की हम बात करें, हमारे दर्शन की हम बातें करें, हमारे ज्ञान विज्ञान की हमें बात करें, वो बड़ी उन्नत अवस्था में था। आज हमें उन सब बातों की जानकारी मिलती है, उस सिर्फ किसके माध्यम से मिलती है, इतिहास के माध्यम से मिलती है। अब हमारे जो भी स्रोत थे, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो भी स्रोत थे, जैसे पुरातात्विक स्रोत थे, साहित्य के स्रोत थे, उनके माध्यम से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ जैसे प्राचीन काल की हम बात करें, विष्णु पुराण जो भारतीय ग्रंथ है, जिसके अंदर भारतवर्ष को एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई माना गया। हिमालय के दक्षिण में व उत्तर के बीच का जो मैदानी भाग है, उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको भारतवंशी माना गया है। अब भारत के वैभवपूर्ण अतीत को जानने के लिए हम इसको दो स्रोतों में बांट सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारे अतीत का ज्ञान होता है। एक को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और एक को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम बात करें साहित्य के स्रोतों की। साहित्यिक जो स्रोत है, इनको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों के अंदर, जिनके माध्यम से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती। साहित्य के स्रोत जैसे सबसे पहले हम बात करें धार्मिक साहित्य की, धार्मिक साहित्य। दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। और तीसरा जो है उसको वंशावली। अब धार्मिक जो साहित्य है, जिसके माध्यम से हमें हमारे अतीत या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर हम बात करें, चाहे वो हम हिंदू धर्म की बात करें, चाहे वो हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें, चाहे वो हम जैन ग्रंथों की बातें करें, तो वैदिक जो साहित्य था उसके अंदर भी हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से बौद्ध जो साहित्य था उसके अंदर भी हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैन जो साहित्य था उसके अंदर भी हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करें वैदिक के साहित्य की। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले अगर वैदिक साहित्य की हम बात करें, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान है वेदों को दिया जाता है। अब भारतीय जो सभ्यता थी, संस्कृति थी,
जिसका आधार वैदिक साहित्य को माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन रचना भी इनको माना जाता है। सबसे पहले वेद लिखे गए थे। अब वैदिक जो साहित्य है, हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, जिसके अंदर हमें अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। ऋग्वेद जिसको सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जो हमें हमारे अतीत इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो वेद है वो एक प्रकार से क्या है, ज्ञान के समर्थ भंडार है, जिसके अंदर मानव जीवन के विभिन्न जो पक्ष हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान है वो भरा पड़ा है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अर्थवेद। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। अगर उसके भागों की हम बात करें, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूत्र हैं। उसके साथ साथ हम देखें प्रत्येक वेद की भी क्या 4 भाग होते हैं, जिनको हम संहिता, ब्राह्मण, आर्यन व उपनिषद के नाम से जानते हैं। अब उसके साथ साथ हम देखें कि वेदों के बाद किसकी रचना हुई, वेदांग साहित्य की रचना की, क्योंकि वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी, कठिन थी, जिसके कारण आम जो जन था वो उनको आसानी से समझ नहीं पड़ पाता था या उनको समझ नहीं सकता था, उनमें जो ज्ञान था उसको वो हासिल नहीं कर सकता था। तो आम जन तक वेदों के ज्ञान को पहुंचाने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की। वेदांग जो साहित्य है उनकी संख्या कितनी है, 6 है, जिसके अंदर हम देखें जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये सब क्या है वेदांग साहित्य। और इनकी रचना करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था, वेद थे उनकी भाषा जटिल थी, जिसके कारण आमजन थे वो उनको समझ नहीं पाते थे। आमजन को वेदों का ज्ञान देने के लिए इस वेदांग साहित्य की रचना की गई थी। तीसरी जो बात है, उसके बाद हम देखें वेदांग साहित्य के बाद जैसे कुछ समर्थियां लिखी गई, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जैसे मनु के द्वारा मनु समर्थी लिखी गई, याज्ञवल्क्य के द्वारा याज्ञवल्क्य समर्थी लिखी गई, जो उस समय के हमारे तात्कालिक जो समाज था उस समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराते। इसी प्रकार से हम देखें 2 महाकाव्य लिखे गए, रामायण व महाभारत, जो प्राचीन काल की राज व्यवस्था, पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान हमें उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ हम देखें पुराण लिखे गए, ये भी क्या थे, ज्ञान के समर्थ भंडार थे। इनकी संख्या 18 थी। अब जो पुराण थे जिनकी संख्या 18 थी, इनमें कुछ विशेष थे, जैसे वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत, ब्रह्मांड। तो इनमें सबसे प्राचीन किसको माना गया, मत्स्य को माना गया, कि मत्स्य जो पुराण है वो सबसे प्राचीन है, जो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति की जानकारी हमें देता है। इन पुराणों के भी कितने विषय थे, 5 विषय थे, जिनको हमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश व वंशानुचित कहते हैं। तो इस प्रकार से ये था धार्मिक साहित्य का वैदिक साहित्य, जिसमें वेद आ जाते हैं, वेदांग साहित्य आ जाता है, उपनिषद आ जाते हैं, पुराणे आ जाते हैं, समर्थियां आ जाती हैं, महाकाव्य आ जाते हैं, जो हमें हमारे अतीत का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। अब जिस तरह वैदिक साहित्य जो हमें हमारे अतीत के संदर्भ में ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार से हम देखें बौद्धिक जो साहित्य है वो भी क्या है, ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बौद्ध जो साहित्य है इसमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उनको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य के प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक, और 3 ग्रंथ हैं, सूक्त, विनय व अभिधम, जिसके कारण इनको त्रिपिटक कहा गया। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, उस समय का जो हमारा समाज था उसकी सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक, आर्थिक, हर प्रकार की व्यवस्था का जो उल्लेख है वो इन ग्रंथों के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिनके
अंदर हम देखें वो जो धर्म है उसके जो नियम है, उसके जो आचरण है, उनका उल्लेख किया गया। उसके बाद हम देखें त्रिपिटक के बाद हम देखें कि बौद्ध जो ग्रंथ है उनमें किसका स्थान आता है? जातक ग्रंथों का आता है। त्रिपिटक के बाद बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें जातक जो कथाएं हैं या जातक जो ग्रंथ हैं उसके बारे में बताइए। अब जातक जो ग्रंथ है इसमें हम देखें महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व हमारा जो समाज था, तात्कालिक जो समाज था, उसकी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख इन जातक ग्रंथों के अंदर किया गया है। या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है वो इन्हें जातक ग्रंथों के अंदर हमें मिलता है। इनकी संख्या 549 है। जातक जो ग्रंथ है इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 549 मानी गई। अब हम देखें जैसे वैदिक साहित्य था, देखें कि मूल रूप से वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसी प्रकार से बौद्धिक जो साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा के अंदर लिखा गया। जितने भी त्रिपिटक है, जातक के ग्रंथ है, वो सब किस में लिखे गए? पाली भाषा के अंदर लिखे गए। इसके साथ साथ त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, इनके अलावा भी हम देखें कुछ ग्रंथ है जैसे मिलिंद पनव है, दीपवंश है, महावंश है, जो उस काल के अंदर जैसे वैदिक काल में रामायण महाभारत महाकाव्य थे, उसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथों के अंदर हम देखें दीपवंश से, महावंश से जैसे महाकाव्य लिखे गए। जो हमें जैसे मिलिंद पनव की हम बात करें, जो एक ऐसा ग्रंथ है, यूनानी शासक मेनांडर व भारतीय शासक नाग से दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुई उसका उल्लेख इस ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है। इसी प्रकार से दीपवंश है, महावंश है, जो पाली भाषा के अंदर लिखे गए। श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम है सियल था, तो सियल द्वीप के बारे में हमें जानकारी उससे प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से वैदिक साहित्य का योगदान है उसी प्रकार से हम देखें बौद्ध जो साहित्य ग्रंथ हैं उनका भी हमें या हमारे इतिहास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है रहा, चाहे वो त्रिपिटक हो, चाहे वो जातक ग्रंथ हो, चाहे वो दीपवंश महावंश जैसे महाकाव्य हो। तीसरा जो है धार्मिक साहित्य में जिसको हमें जैन ग्रंथ कहते हैं। तो जिस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है उसी प्रकार से क्या है जैन जो साहित्य है उसका भी हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन जो साहित्य है उसको आगम के नाम से जाना जाता है। जिस तरह तो आगम क्या है? एक प्रकार से जैन है साहित्य। तो जैन जो साहित्य है जिसको हम आगम के नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर भी हम देखें कि आगम जो साहित्य है उसके 12 अंग है। कितने अंग है? 12 अंग। 10 इसमें पंकीर्ण है, वह 6 छेद है। अब जिस प्रकार से बौद्ध साहित्य, तो उसी प्रकार से जैन साहित्य के ये जो आगम लिखे गए, तो ये लगभग 200 से 6वीं शताब्दी, मतलब इन 400 वर्षों के दौरान इस साहित्य की रचना हुई थी। ये जो साहित्य था, जिस तरह बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। या प्राकृत जो भाषा है उसके अंदर जैन साहित्य के जो ग्रंथ है उनकी रचना की गई है। तो ये था धार्मिक साहित्य। अब हम बात करें दूसरा है धर्मेतर साहित्य। अब धर्मेतर जो साहित्य है इसके अंदर हम देखें इस श्रेणी में प्राचीन भारत के धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया। अब धार्मिक जो साहित्य है उसमें तो सिर्फ किसका उल्लेख है? धर्म का उल्लेख है। जैसे वैदिक साहित्य में हिंदू धर्म का उल्लेख किया गया, बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया, जैन साहित्य में जैन धर्म का उल्लेख किया गया। अब धर्मेतर साहित्य का अर्थ क्या है? इसका जो विषय था वो तो क्या था? धार्मिक था। लेकिन धर्मेतर साहित्य के अंदर जो भी साहित्य लिखा गया, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, उनकी जो विषय वस्तु थी वो धर्म नहीं थी, बल्कि उनकी विषय वस्तु थी वो धर्म से हटकर थी। जैसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा, कानून के बारे में बताया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इस श्रेणी में प्राचीन भारत का वो सभी प्रकार का साहित्य शामिल होता है जिसके अंदर धर्म का उल्लेख न करके इतिहास का उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक, शुद्ध, आर्थिक, नाटक, कोश, काव्य आदि की रचना की गई, उसको क्या कहा जाता है? धर्मेतर साहित्य कहा
जाता है। अब धर्मेंद्र साहित्य के अंदर सबसे पहले हम बात करें जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जो इतिहास के बारे में बताते, जैसे 11वीं सदी की हम बात करें, कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसकी रचना कलहड़ ने की। अब राजतरंगिणी जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो हम देखें कि 11वीं सदी के भारतीय इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास, उसके राजवंशों के बारे में, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में, प्रजा के बारे में, शासन के नियम कैसे थे, कैसे शासन किया जाता था, किन किन शासकों ने शासन किया, इन सब की जानकारी हमें किससे मिल रही है? राजतरंगिणी से मिल रही है। तो जिस प्रकार से 1150 के अंदर कलहड़ के द्वारा राजतरंगिणी नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, उसी प्रकार से अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की, जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। उसी प्रकार से और भी अनेक ग्रंथ थे, जैसे बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र, कादम्बरी जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो ये सब क्या थे? चाहे वो राजतरंगिणी हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो हर्षचरित्र व कादम्बरी हो, ये सब क्या थे भाई? उस समय की, जिस समय ये लिखे गए, उस समय की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का हमें ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद विशुद्ध साहित्य के ग्रंथ आते हैं। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में भी हम देखें अनेक नाटक लिखे गए, व्याकरण से संबंधित बातें लिखी गई, टीका, काव्य, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिसके अंदर उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारी जीवन प्रणाली थी, उस जीवन प्रणाली का इन विशुद्ध साहित्य ग्रंथों के अंदर उल्लेख किया गया। जैसे विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा गया। इसी प्रकार से हम देखें विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई, जिनमें हमें तत्कालीन हमारा जो समाज था उसकी सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस समय की हर प्रकार की व्यवस्था का हमें ज्ञान उपलब्ध कराते। तीसरा इसमें आता है क्षेत्रीय साहित्य। अब इसके साथ साथ हम देखें, भारत एक बहुभाषी देश है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर के अंदर हम देखें अलग है, दक्षिण के अंदर हम देखें अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी क्या किया गया? क्षेत्रीय साहित्य की रचना की गई। तो क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी हम देखें कि प्रचुर मात्रा में ग्रंथ लिखे गए। अब वो जिस क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए, हम देखें कि उस क्षेत्र का ज्ञान है वो क्षेत्रीय ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलता है। जैसे तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्ण देव राय के द्वारा विजयनगर जो साम्राज्य था दक्षिण भारत के अंदर, तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से राजस्थानी भाषा के अंदर भी हम देखें 2 ग्रंथ लिखे गए, चंद्रवरदाय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रवरदाय के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया, जिसमें उस समय की या 11वीं सदी के राजस्थान की जो शासन व्यवस्था थी, जिस प्रकार से उसने अफगानिस्तान के शासकों के साथ संघर्ष किया, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखा गया, नैनजिरी ख्यात लिखी गई, बांकीदास की ख्यात, ये सब क्या थे? राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे, जो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के बारे में, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं।